दोस्तों ये स्टोरी मैं आपको निदा की ज़बानी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लिहाजा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम निदा है। घर में हम 4 अफ़राद थे, मेरे वालिदैन, मैं और मेरा भाई। हम लोग अमीर तो नहीं थे, लेकिन जो मोहब्बत हमें मिली थी वो दुनिया की सारी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। हमारा घर छोटा-सा था, लेकिन इसमें जो सुकून था वो किसी महल से कम नहीं था। मेरी अम्मी अक्सर मेरे बालों में उँगलियाँ फेरते हुए कहा करती थी कि मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, और मैं हंसते हुए उनके गाल पर प्यार करती और कहती, जी अम्मी बिल्कुल। अबू शाम को काम से वापस आते तो कभी मेरे लिए चॉकलेट लाते, कभी स्कूल की कॉपी, और मेरा भाई तो बस मेरा साया था। मुझसे 5 साल बड़ा था, लेकिन जैसे हर लम्हा मेरी हिफाजत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहता था। अक्सर कहता कि अगर किसी ने निदा को तंग किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़िंदगी जैसे एक खूबसूरत ख्वाब थी जो कभी टूटने वाला नहीं था, लेकिन ख्वाब हमेशा लंबे कहाँ होते हैं। उस दिन धूप कुछ ज़्यादा ही तेज़ थी। अम्मी ने कहा, बेटी बाजार से आटा और चीनी ले आना, मेहमान आने वाले हैं। अब्बू ने बाइक निकाली और मुझे भी साथ बिठा लिया। भाई भी खुशी खुशी हमारे साथ था। बाजार जाना मेरे लिए एक सफ़र जैसा लगता था। रास्ते में हवा मेरे बालों से खेल रही थी। मैं भाई से कह रही थी कि अम्मी की पसंद की मिठाई भी ले चले। अबू ने मुस्कुरा कर कहा, ज़रूर, मेरी बेटी जो कहेगी वही लेंगे। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को मज़ीद सुकून दे रही थी। हमने बाजार से सामान खरीदा और वापसी पर सब कुछ मामूली सा लग रहा था। मैंने अबू के कंधे पर थपकी दी और कहा, जल्दी करें अबू, अम्मी इंतज़ार करी होंगी। फिर एक लम्हा, एक आवाज़, एक झटका, और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आँख खुली तो चारों तरफ शोर था। कहीं एम्बुलेंस की आवाज़, कहीं लोग, कहीं खून। मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी, सर पर चोट आई थी। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सड़क पर पड़ी तो अब्बू का जिस्म बेजान पड़ा हुआ था। आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था, जैसे हमेशा के लिए सो गया हूँ। मैं चीख रही थी, अब्बू अब्बू आंखें खोलें। हाथों से झिझोड़ रही थी, लेकिन वो तो जा चुके थे। किसी ने मुझे उठाया। मैंने भाई को देखा, वो भी ज़ख्मी था लेकिन होश में था। उसने एक नज़र अब्बू की तरफ देखा, फिर मुझसे नज़रें चुराईं और हमें एम्बुलेंस में डाल दिया गया। हॉस्पिटल पहुंचे तो अम्मी को भी खबर हो गई थी। जैसे ही वो आई, अब्बू को देखते ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। किसी ने कहा कि इनकी सांसें तेज़ हो रही हैं, इन्हें अंदर ले जाओ। मैं भागती हुई वार्ड में पहुंची। सदमे से अम्मी की सांसें उखड़ रही थी। मशीनों की बीप की आवाज़ और मेरी सिसकियां एक हो गई थीं। मैं उनके करीब गई और कहा, अम्मी मैं आ गई हूँ, कुछ कहिए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ समझ रही हूँ, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनके लब हिले, कहा, निदा मेरी बेटी, और फिर सब कुछ खामोश हो गया। ना आवाज़ आई, ना सांस, ना कोई हरकत। मुझे याद है मैंने भाई की तरफ देखा और कहा, भाई अम्मी अम्मी चली गई हैं। हॉस्पिटल के बरामदे में ऐसी खामोशी थी जो चीखों से भी ज़्यादा तकलीफ होती है। अम्मी की लाश ऐसे बिस्तर पर सो रही थी, आंखें बंद थीं, चेहरा पीला था, हाथ पे जान हो चुके थे। भाई एक कोने में खड़े होकर नर्स को कुछ कागजात थमाकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, जैसे अंदर कुछ मर चुका हो। अबू तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन जब अम्मी का जनाजा हुआ तो सब कुछ अजनबी लगने लगा। घर में अम्मी की पसंद के पर्दे अभी भी लगे हुए थे। अब्बू के जूते दरवाजे के पास रखे थे। किचन में बर्तनों की खनक जैसे अब मजाक बन गई थी। मैं अंदर दाखिल होते ही सोफे पर बैठ गई, जहाँ बैठकर अम्मी चाय पिया करती थी। भाई ने अपनी शादी के वो कार्ड जो अब्बू ने खुद छपवाए थे अलमारी से निकाल कर जलाने की कोशिश की, मगर मैंने रोका और कहा, नहीं भाई ऐसा मत करें, ये ना जलाएं। ये कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं बल्कि अम्मी अब्बू की चाहत है। उन्होंने कार्ड हाथ में थाम लिए। कुछ देर बाद वो खाला आई जो अम्मी की सहेली थी और जिनकी बेटी से भाई की शादी तय हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा अल्लाह के फैसले पर सब्र करो। भाई कुछ न बोले। मैंने महसूस किया उन्होंने खाला की तरफ देखा भी नहीं। खाला की बेटी जिसकी मंगनी भाई से हो चुकी थी, एक बार हमारे घर आई, सर झुकाए। शायद उसे अंदर से अंदाज़ा हो गया था कि वो ऐसे घर में कदम रख रही है जहाँ अभी मौत का गम ताज़ा है। उसके बाद मैंने अक्सर भाई को खामोशी से बैठा पाया। वो सुबह सवेरे निकल जाते और शाम को वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाते। मेरे लिए इस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा था। हर कमरा, हर चीज़ अम्मी अबू की याद दिलाती थी। कुछ दिन के बाद रिश्तेदारों का आना जाना भी बंद हो गया। खाला ने दोबारा शादी की बात छेड़ी। कहा था कि शादी सादा तरीके से कर लेते हैं। भाई ने ना हाँ में जवाब दिया ना ही इनकार किया। खाला ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी तुम ही अपने भाई को समझाओ। मैंने कहा, ठीक है मैं समझाती हूँ। अम्मी की जगह खाली थी, अबू की दुआएं खो गई थीं, लेकिन मैं जानती थी कि भाई की खुशी इसी में है कि हम उन्हें अकेला छोड़ दें। अगले महीने सादा तरीके से भाई की शादी रखी गई। मैंने दिन के वक्त भाई से पूछा था
क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? उन्होंने सर झुकाकर कहा, अगर अम्मी अबू होते तो शायद ये दिन कुछ और ही होता। अगले महीने सादा तरीके से शादी हो गई। खाला ने अपनी बेटी और दामाद को दुआ दी। न कोई बैंड, न बाजा, न बारात, न हंसी खुशी, न खुशी का शोर। जैसे शादी नहीं हुई, बस एक फ़र्ज़ अदा किया गया हो। रोशनी भाभी घर आ गई थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, लेकिन वो कुछ कहे बगैर अंदर चली गई। कमरे में खामोशी थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। अगले दिन शाम को मैंने खाने की मेज़ पर कई तरह के पकवान रखे, लेकिन खाने के दौरान किसी ने एक लफ्ज़ भी ना कहा। मुझे लगा अब हमारे दरमियान सिर्फ एक खामोशी भरा दुख है, जो हमें जोड़ने की बजाय दूर कर रहा है। भाई खाने के बाद छत पर चले गए। मैं और भाभी एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन बात नहीं हुई। कभी कभी भाभी मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं उनकी ज़िंदगी की वजह बन गई हूँ। मैं कुछ न कहती, लेकिन दिल में एक बेचैनी बढ़ने लगी। भाभी के आने के बाद से ही घर का माहौल बदल गया था। वो रस्म व रिवाज को नहीं मानती थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैंने उनके लिए चाय बनाई, कमरा साफ किया, उनके कपड़ों के लिए जगह अलग निकाली, मगर वो सब कुछ ऐसे देखती जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ। सुबह जब वो किचन में आई तो मैं पहले ही चाय रख चुकी थी। कहने लगी, अगर तुमने सब कुछ संभाल ही लिया है तो मैं क्यों आई हूँ? मैंने नरमी से कहा, नहीं भाभी, आप आराम कीजिए। अभी कल ही तो शादी हुई है आपकी। वो मेरी बात पर मुंह मोड़ कर चली गई। भाई ने शुरू में कुछ नहीं कहा, वो दफ्तर में मसरूफ़ रहते और घर आकर सीधा अपने कमरे में चले जाते। मैं और भाभी एक ही छत के नीचे होते, लेकिन हर बात में कशीदगी आ जाती। एक दिन मैंने अम्मी के पुराने कपड़े, जो मैंने बहुत हिफाजत से रखे थे, जो भाभी ने स्टोर रूम में फेंक दिए। मैंने पूछा, भाभी ये क्यों निकाले? ये अम्मी के कपड़े हैं। उन्होंने कहा, यही तो मसला है इस घर में, हर चीज़ पुरानी यादों से जुड़ी हुई है, नए लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं। मैं खामोश हो गई, कुछ लम्हे यूं ही गुजर गया। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाभी यादें अगर निकाल दी जाएं तो सिर्फ दीवारें बाकी रह जाती हैं। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे नज़रअंदाज करके चली गई। दिन इसी तरह गुजरने लगे। सुबह नाश्ते पर वो खामोश होती, लेकिन जैसे ही भाई दफ्तर चले जाते, उनकी बातें शुरू हो जाती। कभी कहती, तुम्हारा अंदाज ही अजीब है, हर वक्त संजीदा रहती हो, जैसे हम किसी बड़े सदमे से गुजरे हैं। मैं इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन दिल में चुभन रहती। एक दिन भाई जल्दी घर आ गए। भाभी ने फ़ौरन कहा कि निदा ने आज खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया था, शायद इसका ध्यान कहीं और था। भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है ख्याल रखा करो। मैंने सर झुकाकर कहा, भाई मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मगर किसी ने सुना नहीं। एक दिन मैं कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी, भाई की कमीज़ जैसे ही मेरे हाथ में आई, भाभी ने आकर वो छीन ली और कहा, अब ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनके काम खुद करूँगी, समझी तुम? मैंने बस सर हिला दिया। मुझे लड़ने का कोई हक नहीं था, ना ही सफाई देने का फ़ायदा। भाभी ने आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज़ अपने इख्तियार में लेने की कोशिश की जो पहले मेरे हिस्से में थी। भाई की चाय, उनका नाश्ता, दोपहर का खाना तक वो खुद तैयार करती और मैं पीछे हटती गई। मगर इस सब में मेरा दिल खाली होता जा रहा था। एक दिन खाला आई, मैंने उनके लिए चाय बनाई। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अब तो तुम्हें आराम ही आराम है, घर में भाभी जो आ गई हैं। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन भाभी ने फ़ौरन कहा, आराम तो अब मुझे करना है, हर काम की ज़िम्मेदारी तो मुझ पर है। नेता तो बस दिखावे का काम करती है। खाला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर बात बदल दी। रात को मैंने भाई से कहा, भाई मैं क्या ऐसा कर रही हूँ जो गलत है? भाई ने कहा, तुम कुछ नहीं करेगी, लेकिन तुम्हारी भाभी को लगता है तुम हर चीज़ में दखल अंदाजी करती हो, तुम्हें खुद को पीछे कर लेना चाहिए। मैंने आहिस्ता से कहा, तो क्या रिश्ते ऐसे ख़त्म हो जाते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बदल जाते हैं। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं छत पर चली गई। नीचे सन्नाटा था। दिल कहता था जैसे मैं कुछ खो बैठी हूँ, शायद अपना भाई। अगले दिन मैंने नाश्ते पर भाई की पसंद के पराठे बनाए। भाभी ने वो प्लेट मेरे हाथ से लेकर कहा, अब ये मेरा काम है, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखा करो। उनके अल्फाज मुझे किसी कैद की तरह लगे, जैसे मैं अब इस घर की मेहमान हूँ। पहले जब भाई दरवाजे पर होते और दरवाज़ा खुलता तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। अब वही दरवाज़ा खुलता है, वही आहट होती है, लेकिन मैं सांस रोक लेती हूँ, क्योंकि अब दरवाजे के उस पार वो भाई होता है जिसकी आंखों में सवाल होते हैं, यकीन नहीं। उस शाम बारिश हुई थी। मैंने किचन में भाई भाभी के लिए चाय बनाई और गर्म पकोड़े भी। वो मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, कह रही थी, हाँ सब कुछ बाहर से ठीक लगता है, लेकिन इस घर में जो कुछ है वो सब दिखावा है, हर तरफ झूठ है, बनावट है। मैं सब सुनने के बावजूद अनजान बनी रही। चाय रखकर वापस आ गई। वो बात ख़त्म करके बोली, ये पकोड़े भी शायद तुमने मेरे दिल में जगह बनाने के लिए बनाए हैं। मैंने नरमी से कहा, नहीं, मौसम अच्छा था, बस ख्याल आया तो बना लिए। उसी लम्हे भाई अंदर दाखिल हुए। मैंने कहा, भाई मैंने चाय बनाई है,
आपके लिए भी लाती हूँ। भाभी कहने लगी, आज मत लाना, आज मैं खुद बना लूँगी, तुम्हें तकलीफ़ ना हो। उनके अल्फाज में तंज छुपा हुआ था और भाई ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। मैं चुपचाप किचन के कोने में जाकर खड़ी हो गई। रात के खाने पर भाई ने कहा, निदा तुम आजकल अपनी भाभी से बहुत उखड़ी उखड़ी रहने लगी हो। मैंने चौंक कर कहा, भाई क्या मतलब है आपका? मैं तो हमेशा इनसे इज्जत से बात करती हूँ। भाभी ने फौरन बात संभाल ली और कहा, कुछ खास नहीं, बस कभी कभी लफ्ज़ों में कड़वाहट आ जाती है। मुझे बुरा नहीं लगता। मैंने भाई की तरफ देखा लेकिन वहाँ खामोशी थी। सवाल भी थे, शक भी। उसी रात भाई ने मुझसे कहा, निदा थोड़ा फासला बेहतर होता है, रिश्ते को सांस देने दो। मैंने बस इतना कहा, रिश्ते फासलों से मजबूत होते हैं। जवाब में वो खामोश रहे। कई दिन गुजर गए, भाई के चेहरे पर वो मोहब्बत नहीं रही जो कभी हर लम्हे झलकती थी। अगर मैं कुछ कहती तो वो भाभी की तरफ देखते, जैसे उनकी इजाज़त ज़रूरी हो। कभी अगर वो कमरे में होते और मैं कुछ पूछने आ जाती तो वो बात ख़त्म करके कहते, अब तुम जा सकती हो। एक दिन मैं बीमार हो गई, बुखार और जिस्म में दर्द था। मैं बिस्तर पर थी, भाभी आई और कहने लगी, ये सब तुम्हारी कमज़ोरी है, हर वक्त जज्बाती बनने से क्या मिलता है? मैंने मुश्किल से कहा, मुझे दवा दे दो भाभी, बुखार बहुत तेज़ है। कहने लगी, खुद ले लो दवा, इतनी बड़ी हो गई हो। ये कहकर वो चली गई। शाम को भाई आए, मैंने कमरे से सुना। भाभी ने कहा, तुम्हारी बहन को आजकल ड्रामा करने की आदत हो गई है। बुखार है लेकिन मेरा दिल कहता है ये सब अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए है। मैं दीवार के पास खड़ी सब कुछ सुनती रही। फिर भाई के कदमों की आहट आई, वो मेरे कमरे के बाहर रुके। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की और वापस चले गए। मैंने कंबल में मुंह छुपा लिया। किसी के अल्फाज से ज़्यादा किसी की खामोशी तकलीफ़ देती है। अगले दिन किचन साफ करते हुए अम्मी की पुरानी नोटबुक, निदा ने एक दिन पुरानी दराज खोली तो उसमें अब्बा के हाथ से लिखी हुई दुआएं और नुस्खे मिले। वो कुछ देर उनको पढ़ती रही तो भाभी कमरे में आकर तंजिया लहजे में बोली, ये सब फजूल कागज़ क्यों संभाल रखे हैं? पुरानी बातों को भुला दो, नई ज़िंदगी शुरू करो। निदा ने धीरे से कापी बंद कर दी। यादों को संभालने की कोशिश हमेशा नाकाम ही रहती है। अब भाई का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो सुबह सवेरे निकल जाते, रात को देर से आते और पास बैठते भी तो नज़रें नहीं मिलाते थे। एक दिन निदा ने हिम्मत की और कहा, भाई सब कुछ बदल गया है। भाई ने ठंडी सांस देकर जवाब दिया, कुछ नहीं बदला, बस वक्त आगे बढ़ गया है और हमें भी बढ़ना है। निदा सोच में डूब गई कि वक्त बदलता है या लोग। मगर जवाब नहीं मिला, सिर्फ दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ रह गई। निदा ने यूनिवर्सिटी की नई फीस की रसीद बुक में रखी और चुपचाप भाई का इंतज़ार करने लगी। जब वो कमरे में आए तो निदा ने कहा, भाई मैं इंटरमीडिएट मुकम्मल कर चुकी हूँ, अब कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। फॉर्म भर चुकी हूँ, बस आपकी इजाज़त चाहिए। भाई पहले खामोश रहे, फिर बोले, ये पढ़ने का वक्त नहीं है, हालात ठीक नहीं है। नेता ने हिम्मत की और कहा, अब्बा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, ये उनका ख्वाब था। इतने में भाभी भी कमर पर हाथ रखकर कमरे में आई और तंजिया बोली, पढ़ने का वक्त है या छत पर खड़े होकर लड़कों को इशारे करने का? ये सुनकर निदा का दिल दहल गया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आपने क्या कहा? भाई का चेहरा सुर्ख हो चुका था। भाभी ने मजीद कहा, ये सब क्या हो रहा है छत पर? निदा ने रूहान सी आवाज़ में कहा, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वो आगे बढ़े और उसका बाजू पकड़कर बोले, क्या मैं अंधा हूँ जो कुछ देख नहीं रहा? निदा की आंखों से आंसू बहने लगे मगर जबान जैसे बंद हो गई। भाभी ने पीछे से आग लगा दी, ऐसी लड़की को पढ़ाकर क्या फ़ायदा, कल को हमारा सर झुका देगी। भाई ने सख्ती से कहा, बहुत हो गया, अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी, हम तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहे हैं। ये सुनकर निदा के पांव तले ज़मीन निकल गई। उसने कहा, रिश्ता अभी क्यों? भाई ने गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया तुम्हारा आज़ाद घूमना, अब तुम्हारे लिए घर ही सब कुछ है। उस रात निदा ने खाना न खाया। कमरे में सन्नाटा था। अगले दिन दो अजनबी मर्द, एक बड़ी उम्र की औरत और एक नौजवान लड़का घर आए। भाई ने कहा, निदा बाहर आओ, कुछ मेहमान आए हैं। भाभी ने कहा, रिश्ता देखने आए हैं, तैयार हो जाओ। निदा ने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी? क्या मैं उनके बारे में कुछ जान सकती हूँ? भाभी ने सख्त लहजे में कहा, बस बाहर आ जाओ। निदा सादा से जोड़ा पहनकर बाहर आई। जैसे ही नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ी उसका दिल बैठ गया। वो हंसी हंसी में मुंह से राल बहा रहा था और मुसलसल घूर रहा था। निदा ने घबरा कर भाई की तरफ देखा मगर वो खामोश खड़े थे, जैसे कुछ गैर मामूली ना हो। निदा ने धीरे से कहा, भाई ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। भाभी बोली, क्या कमी है इसमें? ज़मीन जायदाद है, दौलत है, इकलौता है, तुम्हें इज्जत मिलेगी। निदा ने कहा, मगर वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। भाई ने सख्ती से कहा, तुम जैसी लड़कियों के लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं, शुक्र करो कि ये लोग तुम्हें कबूल कर रहे हैं। निदा की सांस रुकने लगी। उसने कहा, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। भाभी ने कहा,
तुम जैसी लड़कियों को इज्जतदार लड़के कबूल नहीं करते। ख्वाब देखते देखते बूढ़ी हो जाओगी। निदा ने भाई की तरफ देखा। आप मुझे जानते हैं कि आप मेरी नीयत पर शक कर रहे हैं। भाई बोले, ये नीयत की नहीं हकीकत की बात है। तुम अब बोझ हो। निदा ने रो कर कहा, क्या लड़की को अपनी शादी पर भी कोई राय देने का हक नहीं होता? मगर जवाब में भाभी के जहरीले अल्फाज आए। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से इस घर से रुखसत हो जाओ और दूसरों को सुकून लेने दो। निदा के दिल पर खंजर से चल गया। अगले दिन शादी की तारीख भी तय कर दी गई। तैयारी जोरों शोर से होने लगी, कपड़े, जेवर, सब कुछ। निदा के पास सिर्फ खामोशी का हक था। उसकी दोस्त आयशा एक बार फिर आई। आंखों में आंखें डालकर बोली, निदा तुम भाग सकती हो, अभी वक्त है। निदा ने कहा, कहाँ जाऊं? भाई के घर में जगह नहीं, दोस्त के घर में इज्जत नहीं, और समाज सवालों के पहाड़ खड़ा कर देगा। आयशा तड़प कर बोली, तो फिर मर जाओ। क्या इस पागल के साथ जिंदगी गुजारोगी? निदा ने आहिस्ता से कहा, शायद यही मेरा नसीब है। शादी के दिन भाभी के चेहरे पर फतह की खुशी थी। निदा को सुर्ख लहंगा पहना दिया गया। वो दिल ही दिल में टूट रही थी, मगर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। हर रस्म पूरी हुई और आखिरकार उसकी रुखसती हो गई। निदा नए घर आई जहाँ पर हर दीवार अजनबी थी। कमरे में पहुंची तो सामने वही लड़का बैठा था, एहसन। उसने निदा को देखते ही ताली बजाई और जोर जोर से हंसता हुआ बोला, ये मेरी दुल्हन है मम्मी, ये मेरी दुल्हन है। उसकी माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, यही तुम्हारी दुल्हन है। अब ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। निदा ने नजरें झुका ली, मगर दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। एहसन के मुंह से राल बहकर जमीन पर टपक रही थी और वो बार बार मुस्कुरा रहा था। उसकी माँ करीब आकर बोली, बेटा, एहसन की हालत ऐसी है, मगर अगर तुम मोहब्बत से काम लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पागल जरूर है, मगर दिल का बुरा नहीं। निदा ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया। कमरे में आई तो दरवाज़ा बंद कर लिया, मगर वो भी साथ अंदर आ गया। बिस्तर पर बैठकर बच्चों की तरह हंसता रहा और बोला, मेरी दुल्हन मेरे साथ रहेगी ना? निदा ने गुस्से से कहा, बाहर निकलो, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर वो न समझा और मासूम हंसी में कहता रहा, दुल्हन, दरवाज़ा बंद मत करो, मुझे नींद आएगी तुम्हारे पास। निदा ने उसे जोर से धक्का दिया और चीख कर कहा, अभी निकल जाओ वरना मैं चीख उठूंगी। मैं उठी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकली तो एहसन की माँ वहीं खड़ी थी। फौरन आगे बढ़कर कहने लगी, बेटा सब्र करो, इसे वक्त लगेगा समझने में। मैंने गुस्से से कहा, ये पागल है, आपने मुझे धोखा दिया। वो बोली, हमने कुछ नहीं छुपाया, बस उम्मीद थी कि शायद तुम इसे संभाल लोगी। मैं खामोश रही और वापस आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। एहसन बाहर खड़ा कहता रहा, दरवाज़ा खोलो दुल्हन, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। रात कट गई, ना नींद आई ना सुकून। मेरे सामने एक ऐसा मुस्तकबिल था जिसमें मेरा माजी सिर्फ दर्द की सूरत बाकी था। सुबह मैं खिड़की से बाहर देख रही थी। बाग में एहसन झूले पर बैठा बच्चों की तरह खुश हो रहा था और उसकी माँ पौधों को पानी दे रही थी। हर मंजर पुरसकून था, मगर मेरे अंदर शोर बढ़ता जा रहा था। फिर वो कमरे में दाखिल हुई, हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। कहने लगी, बेटा कुछ खा लो, रात से कुछ नहीं खाया। मैंने नजरें न मिलाई और आहिस्ता से कहा, मुझे भूख नहीं। वो बोली, ये भूख नहीं, जिंदगी की बात है। कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एहसन को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने सवालिया अंदाज में देखा और कहा, क्योंकि वो पागल है? उन्होंने गहरी सांस दी और कहा, वो पागल नहीं है, बस बीमार है। मैंने उसका इलाज करवाया था, बेहतरी आई, मगर मुकम्मल तौर पर ठीक ना हो सका। मोहब्बत से फ़र्क पड़ सकता है। मोहब्बत का लफ्ज़ सुनकर मैं हंस पड़ी और कहा, मोहब्बत ज़बरदस्ती की शादी से पैदा नहीं होती। वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी, मुझे अपने बेटे के लिए एक ऐसी साथी चाहिए थी जो सिर्फ बीवी ना हो, बल्कि सहारा हो। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम वो बन सकती हो। मैंने कड़वा सवाल किया, ये फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? मुझसे क्यों ना पूछा? उन्होंने कहा, वक्त नहीं मिला, हालात ऐसे हो गए थे, और तुम्हारे अपने घर वालों ने भी तो कुछ नहीं कहा। क्या वाकई मेरे अपने ही सब कुछ तय कर चुके थे? इसके बाद हर दिन एक जैसा गुजरने लगा। नाश्ते के वक्त एहसन कभी तालियां बजाता, कभी ज़मीन पर बैठकर खिलौना कार दौड़ाता, और कभी मेरे कमरे में आकर चीज़ें उलट पलट कर देता। एक दिन मैंने उसकी माँ से कहा, कम अज़ कम इसे मेरे कमरे से दूर रखा करें, मुझे वक्त चाहिए। वो नरमी से बोली, इसे तुम्हारी आदत डालनी है वरना और बिगड़ जाएगा। मुझे लगता जैसे मैं खुद एक मरीज़ हूँ और मुझे दूसरे मरीज़ को संभालने पर मजबूर किया गया है। एक रात मैं छत पर गई, आसमान की तरफ देखती रही और सोचती रही, क्या वाकई अब कभी वापस नहीं जा सकती? क्या यही मेरा नसीब है? एक दिन निदा की सहेली आयशा अचानक आ गई। मेरी सास ने खुशी से उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम तो उसकी दोस्त हो, वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। मैं चौंक गई, मैंने कभी तारीफ ही नहीं की थी। आयशा मुस्कुराई और कहा, आंटी मैं सिर्फ निदा को देखने आई हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे। हम दोनों कमरे में गए, दरवाज़ा बंद किया।
आयशा ने फ़ौरन मेरा चेहरा देखा और कहा, तुम तो बहुत कमज़ोर लग रही हो, सब कुछ ठीक है ना? मैंने नज़रें फेर लीं। वो बोली, लगता है एहसन की हालत वैसी ही है। मैंने कहा कि नहीं, अब वो ज़्यादा खामोश रहता है, मगर अजीब-सी बातें करता है। कभी शक होता है शायद वो वाक़ई पागल है या नहीं। आयशा ने बैग से एक छोटी शीशी निकाली और कहा, ये दवा है। मेरे मामू होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। दिमागी कमज़ोरी के मरीज़ों के लिए है। आहिस्ता-आहिस्ता असर कर दिया। मैंने हैरानगी से पूछा, ये दवा है या कुछ और? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, समझो दवा है और जानलेवा भी हो सकती है। फ़र्क सिर्फ नीयत में है। तुम इसे रोज़ चाय में 2 कतरे मिला देना, कुछ नहीं होगा। मरेगा नहीं, बस कमज़ोर हो जाएगा। फिर तुम जो चाहो करो। मैंने शीशी पकड़ दी और खामोशी से बैग में रख दी। जाते जाते वो बोली, याद रखो, कोई तुम्हें खुद आज़ाद नहीं करेगा, रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। उस रात जब मैंने चाय बनाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। एहसन कमरे में कार्टून देख रहा था। मैंने 2 कतरे मिलाए और उसके सामने रखी। वो बोला, ये चाय तुमने बनाई है? मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। वो बोला, मुझे तुम्हारी चाय अच्छी लगती है। उसके लफ्ज़ों ने मुझे लम्हा भर को हिचकिचाहट में डाल दिया, मगर मैं खामोश रही। वो चाय पीता रहा और मैं उसे देखती रही। ये पहला दिन था, पहली रात जहाँ मैंने एक नई साजिश की बुनियाद रखी थी। मैं कैद थी तन्हाई की, बेबसी की और इस फैसले की जिसका मैंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। कई दिन यही चलता रहा। मैं रोज़ 2 कतरे चाय में डालती रही और वो पीता रहा। सास खुश थी कि मैं अपने शौहर का ख्याल रख रही हूँ। कहती, बेटा तुमने तो मेरे हसन को बदल दिया है। पहले तो वो कमरे में बंद रहता था, अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारता है। मैं सिर्फ हल्की सी मुस्कुराहट देती, लेकिन एहसन वाकई बदलने लगा था। उसकी हरकतें अब मासूम या अजनबी नहीं लगती थी। कभी मुझसे पूरी बात करता, कभी किताब पलटता, और एक दिन तो अपनी कमीज़ खुद इस्त्री करने लगा। मैंने कहा, जी क्या कर रहे हो? वो बोला, कोशिश कर रहा हूँ, शायद तुम्हें मुतासिर कर सकूँ। उसके अल्फाज मामूली नहीं थे। फिर एक दिन जब मैं चाय में दवा डाल रही थी, पीछे से आवाज़ आई, कितने कतरे डाले हैं? मेरे हाथ से चम्मच गिरने लगा। पलटी तो देखा, एहसन दरवाजे पर खड़ा था। मैं घबरा कर बोली, मतलब? वो मुस्कुराया और कहा, बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम रोज़ कुछ डालती हो ना? मेरा गला खुश्क हो गया। वो करीब आया, कप उठाया और एक ही घूंट में पी गया। फिर बोला, मुझे तुम्हारी चाय से मोहब्बत है, और कमरे से निकल गया। उसके अल्फाज मेरे लिए बिजली थे। अगले दिन मैंने सास से पूछा, एहसन कभी बिल्कुल नॉर्मल था क्या? उन्होंने चौंक कर कहा, हाँ, बचपन में वो बिल्कुल ठीक था। फिर वालिद के एक्सीडेंट के बाद वो टूट गया। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है। फिर उसने बोलना छोड़ दिया, हंसना छोड़ दिया, पागलों जैसी हरकतें करने लगा। मैंने कहा, इलाज हुआ? वो बोले, बहुत करवाया, मगर फिर सब ने कहा कि इसे अकेला छोड़ दो। अब तुम हो तो हमें उम्मीद है। उनकी बातों में झूठ नहीं था, मगर मेरे दिमाग में आयशा की दी हुई शीशी और एहसन का बदलता रवैया टकरा रहा था। कुछ दिन गुजरे। एहसन ने ना सिर्फ कमरा संवारा, बल्कि एक दिन मुझे किताब दी और बोला, ये तुम्हारे लिए है, सुना है तुम डॉक्टर बनना चाहती हो। मैंने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो हंसकर बोला, क्या पागल लोग सब कुछ नहीं समझते? उसका चेहरा आम आदमी की तरह था। उस रात मैंने चाय में दवा न डाली। एहसन ने पी और हंसते हुए कहा, आज जायका बदला हुआ है। मैं जान चुकी थी कि वो सब कुछ जानता है। मैंने आयशा को फ़ोन किया और कहा, ये दवा वाकई जहर है। वो हंसने लगी और बोली, तुम कहती थी एहसन मर जाएगा तो तुम आज़ाद हो जाओगी, क्या वो अभी तक जिंदा नहीं है? मैंने कहा, हाँ, वो बदल रहा है, जैसे सब कुछ जानता हो। आयशा ने कहा, हो सकता है असर ना कर रहा हो। मैंने कहा, शायद वो पागल ही ना हो। अब मैं उलझ गई थी। जिसे मैं कमज़ोर समझ रही थी वो मजबूत हो रहा था। एक रात कमरे में गई तो एहसन बिल्कुल आम आदमी की तरह तैयार खड़ा था। साफ सुथरे कपड़े, जूते बंधे, चेहरा संजीदा। उसने कहा, चाय नहीं लाई? मैंने नज़र चुरा कर कहा, अभी बताती हूँ। किचन में गई, मगर हाथ कांप रहे थे। शीशी मेज़ पर रखी और चाय बगैर मिलाए बनाई। जब चाय दी तो वो अपनी पुरानी डायरी देख रहा था। उसने कप लेते हुए कहा, आज खुशबू अलग है। फिर मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया और कहा, आज खास दवा नहीं डाली गई। मेरे होश उड़ गए। मैंने पूछा, क्या मतलब? वो बोला, वही जो तुम समझ रही हो। फिर कहा, शुरू में मैं समझा कि ये मोहब्बत है। फिर जायका बदला बदला लगा। शक हुआ, टेस्ट कराया। तुम्हें पता है, ये जहर नहीं था, बल्कि दिमागी मरीज के सुकून के लिए दवा थी। मेरे मुंह से कुछ न बोला गया। वो बोला, तुम सिर्फ आज़ाद होना चाहती थी। याद रखो, आज़ादी दूसरों को ख़त्म करके नहीं मिलती। फिर उसने अपनी हकीकत बताई कि वालिद की मौत हादसा नहीं, साजिश थी। उसके चचा ने सब कुछ हथियाने के लिए उसे पागल साबित करने की कोशिश की। डॉक्टर्स को पैसे दिए, झूठे कागजात बनाए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, मगर वो खामोश रहा ताकि अपनी माँ को भी बचा सके। अब सारी गुत्थियाँ सुलझ रही थीं। उसकी खामोशी, उसकी हरकतें सब एक ढाल थीं।
उसने कहा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया मगर सब कुछ वैसा नहीं हो सकता। और जाते जाते कहा कल से चाय खुद बना लूँगा। वो निकल गया और मैं साकित बैठी थी। शीशी मेज़ पर पड़ी थी, गवाही दे रही थी कि असल में कैदी मैं खुद थी। तजर्बे किए जा रहे थे। मैंने हैरानी से पूछा फिर तुम वापस कैसे आए? ऐसा ने कहा कि हॉस्पिटल के डॉक्टरों में से एक ने सच्चाई पहचान ली थी और मेरी माँ को सब कुछ बता दिया था। तब माँ मुझे वापस ले आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे रिश्तेदारों और फैमिली ने मुझे पागल साबित कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं चचा के सामने बिल्कुल नॉर्मल नज़र आया तो वो फिर कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने वही रूप ओढ़ लिया जो उन्हें सच लगता था। फिर शादी का जिक्र आया। चचा को लगा कि अगर मेरी शादी भी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं तो एक बेकार इंसान हूँ लेकिन माँ ने तुम्हें पसंद किया। शायद उन्हें लगा कि तुम मेरा इलाज बन सकती हो। मैंने धीरे से कहा और तुमने कुछ नहीं कहा? वो बोला कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जब एक आम सी लड़की को एक ख़ास दौलत में रखा जाए तो वो क्या चुनती है, सब्र या साजिश। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि तुमने जो पाया वो जानलेवा चीज़ थी। वो मुस्कुरा कर बोला हाँ जानलेवा जहर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो मुझे मार नहीं सका बल्कि शायद उसी ने मुझे और होशियार कर दिया। मैंने पूछा तुम्हें कब शक हुआ? उसने कहा जब पहली बार तुमने चाय का जायका बदला। पहले मैंने सोचा इत्तेफाक है मगर फिर तुम्हारी नज़रें बदलने लगी। तुम्हारा रवैया बदल गया। सब कुछ ये इशारा दे रहा था कि तुम ज़रूर कुछ कर रही हो। मैंने कहा कि फिर तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने जवाब दिया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम कहाँ तक जाओगी। मैंने आहिस्ता से कहा मुझे लगा तुम कमज़ोर हो, पागल हो, एक सज़ा हो। वो बोला और मैंने लगने दिया। मैंने कहा क्योंकि ये फैसला मुझ पर मेरे भाई ने थोपा था, हकीकत जाने बगैर। उसकी आंखों से अब मैं नज़रें नहीं बचा सकी। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मैंने पूछा तो अब? उसने कहा तुम्हारे सामने अब वो इंसान है जो खुद को बचाने के लिए पागल बना मगर तुम्हें बचाने के लिए खामोश रहा। मैंने कहा मुझे बचाने के लिए? उसने कहा हाँ, क्योंकि मैंने जब तुम्हारी सहेली की आवाज़ सुनी तो जान गया कि तुम वो फैसला करने जा रही हो जो तुम्हारे बस में नहीं। तुम सिर्फ एक बेबस लड़की थी जिसे सबने धोखा दिया। मैंने कहा और तुमने मुझे माफ़ कर दिया? उसने कहा नहीं, मैंने खुद को माफ़ कर दिया कि तुम्हें करीब आने दिया, लेकिन तुम्हें समझा और समझ कर खामोश रहा। मैंने कहा तो क्या अब हम दोनों सिर्फ सच के साथ ज़िंदा रह सकते हैं? और वो सच ये है कि हम दोनों ने एक दूसरे को आजमाया है, ज़ख्म दिए हैं। उसने कहा कि अब वक्त है नए तरीके से सोचने का। मैंने नज़र बाग के हिलते फूलों पर डाल दी। शायद वही मेरे अंदर खिलने वाले नए मौसम की पहचान थे जिसे मैंने कभी नहीं समझा था। अब मेरे सामने एक मुकम्मल इंसान की तरह खड़ा था, सच्चाई की सूरत में। उसकी बातों के बाद कमरे का माहौल बदल गया। ना कोई शक बचा, ना पर्दा। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं था और उसके लफ्ज़ों में न तंज था न बदला था, जैसे वो सब कुछ पी चुका हो। 2 दिन गुजर गए। वो रोज़ की तरह नाश्ता बनाता, चाय लाता, कुर्सी खींच कर रख देता। खामोशी थी मगर बोझल नहीं। सच की रोशनी आंखें चुंधिया देती है मगर वक्त के साथ सब दिखा देती है। एक दिन वो जल्दी घर आया, हाथ में फ़ाइल थी। ड्राइंग रूम में जाकर माँ को कागजात दिखाए। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसने कहा ये चचा के खिलाफ सबूत हैं। ज़मीन के जेली कागजात, दस्तखत की नकल और पापा के पुराने दोस्त का बयान। सब तैयार है। कल पुलिस के साथ जाएंगे। माँ ने घबरा कर पूछा ये सब कब से है? उसने कहा काफ़ी वक्त से, लेकिन अब बहुत हो गया। वक्त आ गया है जवाब देने का। अगली सुबह पुलिस आई। चचा के घर छापा पड़ा। लोग हैरान थे। ये खामोश खड़ा रहा और बस कहा ये मेरे वालिद का हक था और अब मेरा फ़र्ज़ है। मैं सब देख रही थी। उस दिन के बाद वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि अपने लिए भी नई पहचान बन चुका था। शाम को जब वो बाग में बैठा तो मैं पहली बार करीब जाकर बैठी। हाथ में चाय थी। मैंने पूछा क्या तुम मुझे वाकई माफ़ कर चुकी हो? उसने कहा अगर नहीं करता तो तुम्हें सब ना बताता। मैंने कहा तो क्या सब भूल जाओगे? उसने कहा कि कुछ ज़ख्म दब जाते हैं मगर निशान रहते हैं। तुम भी याद रहोगी, तुम्हारा खौफ भी। लेकिन मैं ये कैद दिल में नहीं रखना चाहता। इतने में मोबाइल पर आयशा का पैगाम आया कि तुम आज़ाद हो गई। मैंने उसे कॉल की और कहा तुमने जो दवा दी थी वो जानलेवा नहीं थी। वो हंसकर बोली मैंने कब कहा था कि असल जहर है? वो तो सिर्फ तुम्हें एक कदम बढ़ाने का हौसला देना था जो तुम अकेली नहीं कर सकती थी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। समझ आ गया कि उसने नेक नीयत रखी मगर रास्ता गुमराह था। रात को जब मैंने खाना रखा तो एहसन आकर खामोश बैठ गया। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और कहा अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा जैसे आम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। उसने कहा कि हाँ, ना तुम मुजरिम हो ना मैं मरीज़। मैंने पूछा क्या हम दोबारा ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं? उसने कहा कि हाँ, बगैर शर्त के। अब कोई खेल नहीं, सिर्फ सच होगा और हम दोनों। उसने पहली बार मेरा हाथ मजबूती से थामा, जैसे यकीन दिलाया हो कि ये रिश्ता पुख्ता है।
अगले दिन वो मुझे बाज़ार ले गया, एक मेडिकल की किताब दी और कहा, तुम अब भी डॉक्टर बनना चाहती हो तो रास्ता खुला है। मैं खुश हो गई। वो रास्ता जो मैंने बंद समझा था, आज मेरे शौहर ने खोल दिया। जब हम वापस आए तो माँ ने कहा, तुम दोनों को देखकर लगता है घर में खुशबू लौट आई है। ऐसा ने कहा, जो खोया वो नहीं लौट सकता, मगर जो है वो नए सफ़र के लिए काफ़ी है। मैंने इस बात पे सर हिलाया। मेरे पास माजी का दर्द नहीं बल्कि नई शुरुआत थी। सुबह घर में खुशी थी। मेरा शौहर नाश्ता बना रहा था, माँ अखबार पढ़ रही थी और मैं पर्दे दुरुस्त कर रही थी। सब कुछ जैसे बरसों बाद ठीक लग रहा था। ऐसा ने हंसते हुए कहा कि निदा, अगर अब चाय में कुछ डालना है तो शहद डाल देना, जहर नहीं। माँ ने हैरत से उसे देखा और मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, अब चाय में सिर्फ जायका होगा, जहर नहीं। अब हमारी बातों में हल्की शरारत और फिक्र शामिल थी। उस शाम मेरे भाई और भाभी आए। भाई ने कहा, निदा, तुम्हें पहचानने में देर कर दी, और तुम पर जो गुजरी उसमें मेरा सबसे बड़ा हिस्सा है। भाभी ने कहा, मैं इस घर के लिए तैयार नहीं थी और तुमसे मुकाबला अपना फ़र्ज समझा। मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, शायद ये सब इसलिए हुआ कि वक्त पर पहचान ना हो सकी, मगर जब आँख खुल जाए तो शिकवा ख़त्म होना चाहिए। ऐसा ने कहा, हम अपने सफ़र पर हैं, माजी का बोझ नहीं उठा सकते। सबने चाय पी और पहली बार भाई ने मुझसे नज़रें मिलाई। रात को छत पर मैंने कहा, अगर मौका मिले तो क्या तुम सब बदलना चाहोगे? ऐसन ने कहा, नहीं, क्योंकि तब शायद मैं तुम्हें ना पहचान पाता। वो बोला, मोहब्बत वक्त मांगती है, धोखा नहीं। मैंने कहा, मगर आखिर में तुमने माफ़ किया, क्योंकि माफ़ी वही देता है जो सच्चाई से गुजर चुका हो। फिर हम दोनों शहर की पुरानी झील पर गए, जहाँ वो बाप के साथ आता था। उसने कहा, तब मैं चुप रहता था, मगर अब तुम हो तो दिल करता है कि बोलो। मैंने कहा, मोहब्बत जब डूबती है तो दूसरे को भी बचा लाती है। उसने जीता हुआ। हम खामोश बैठे, कोई वादा नहीं, बस साथ था। कुछ ही दिनों बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। वो रोज़ मुझे लाइब्रेरी ले जाता और कहता, तुम्हारी कामयाबी मेरी सबसे बड़ी दलील है। हमने दुरुस्त फैसला किया। एक दिन माँ ने कहा, पहले लगता था शादी मजबूरी थी, मगर अब लगता है कि सब खुदा की प्लानिंग थी। मैंने कहा, मोहब्बत प्लानिंग नहीं होती, कभी अंजाम भी होती है। रात को डायरी लिख रही थी तो ऐसा ना आए और कहा, अब कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझे भी तुम्हारी तारीफ लिखनी है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की असल हकीकत हो। मैंने दिल में कहा, मैं उसे चाहना चाहती थी, मगर उसने खुद चाहने का हुनर सिखा दिया। कभी कभी जहर नहीं, सबसे बड़ी दवा मोहब्बत होती है। सच्ची मोहब्बत वक्त, सब्र और सच्चाई से जीती जाती है, ना कि शक और साजिश से। जिसे हम बोझ समझते हैं वही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।